हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 6 है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। देन उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट प्री-वाई क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी सीरीज कंटिन्यू चालू कर रखा है। क्लास 6 को हमने फिनिश कर दिया है, क्लास 7 को स्टार्ट कर रखी है। उसमें से चैप्टर नंबर 6 आज है हमारा, और बहुत ही जल्द हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को भी फिनिश कर देंगे। उसके बाद में 8 की एनसीईआरटी को स्टार्ट कर देंगे। तो ज्योग्राफी में अब आपको कहीं भी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। और एनसीईआरटी की सीरीज एनसीईआरटी से ही दोस्तों आयोग क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोग अगर थ्योरी क्लास को अच्छे से पढ़ रखा है तो कंफर्म मानिए कि आपका जो है आपके क्वेश्चन ज्योग्राफी के कभी गलत नहीं होने वाले। ठीक है, चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग इस क्लास को मिस मत करें, है ना। मैं हमेशा तो ये कहती हूँ कि आप लोग इस क्लास को मिस मत करिए। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हमारा मानवीय पर्यावरण है, बस्तियां, परिवहन और संचार। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और जब मैं क्लास लेती हूँ दोस्तों, तो आप लोगों से मैं यही कहती हूँ कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है ना कि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। ना वीडियो को शेयर करते हो, ना देखते हो, और ना लाइक करते हो। तो सबसे बड़ी कमी आपकी है। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग जो है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सबसे पहले हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, और फिर उसके बाद में ईवीएस को भी स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री को, है ना। तो मैंने ये सोचा कि आपकी जो है कि आपकी तैयारी को मैं बेस्ट बना दूँ। प्रैक्टिस तो आप बुक से भी कर लेते हो, लेकिन थ्योरी क्लासेस कहीं जल्दी से नहीं मिलती, इसलिए हम आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस लेकर आए। लेकिन आप लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, और ना किसी को शेयर करते हो। तो अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगी। इस सीरीज को क्या करूंगी, बंद करूंगी, क्योंकि आप लोग अगर जब हमारा सपोर्ट ही नहीं करोगे तो क्या मतलब पढ़ाने का, है ना। ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, और ना चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो। खैर छोड़िए, चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा है, चलिए देखिए, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। जो मानव था दोस्तों, प्रारंभिक जो मानव था वो भोजन, वस्त्र, आवास, ये सबके लिए किस पर निर्भर था? तो इन सारी चीजों के लिए प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उन्होंने एक कौशल को विकसित किया, खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने ही अनुकूल बना लिया, है ना। पहले तो मानव जो थे वो प्रकृति पर पूरी तरह से डिपेंड थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने कौशल को विकसित किया, रहने के लिए, खाने के लिए, और यातायात के लिए, है ना। ये सारी चीजों का इन्होंने विकास किया और अपने ही वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बस्तियां के बारे में। बस्तियां क्या होती हैं, चलिए देख लेते हैं बस्तियां क्या होती है। वे स्थान वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटी के निकट हुआ। जो बस्ती था उसका जो मतलब कि बस्तियों का जो दोस्तों विकास था वो नदी घाटी के निकट हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा थी, इसलिए नदी घाटी के किनारे इन्होंने अपनी बस्तियों का विकास किया, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में उनको क्या था, जल उपलब्ध था, और भूमि जो थी वो उपजाऊ भी थी। भाई पानी रहेगी तभी तो उपजाऊ होगी भूमि। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और ह्वांग नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंधु नदी, टिग्रिस, नील और ह्वांग नदी। चलिए, तो बस्तियां दोस्तों ये अस्थाई और अस्थाई दोनों हो सकती हैं। भाई अस्थाई भी होती है, अस्थाई भी होती है बस्ती। जो बस्तियां
कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उनको अस्थायी बस्तियां कहते हैं। जैसे घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज भी अस्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो जो अस्थायी होते हैं वो रहने के लिए घर बना लेते हैं, जो अस्थायी होते हैं वो घर नहीं बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। चलिए इसको देख लेते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उसको बसाव स्थान कहते हैं। अगर ऐसे कुछ आपसे ऐसे आयोग क्वेश्चन पूछ लेगा कि बसाव स्थान किसे कहते हैं, तब आप तो आप अगर थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा तब तो आप गलत कर दोगे, है ना। तो बसाव स्थान किसे कहते हैं दोस्तों? वे स्थान जहाँ पर भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं वहाँ बसाव स्थान होता है। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी होती हैं? अनुकूल जलवायु होती है दोस्तों, जल की उपलब्धता होती है, उपयुक्त भूमि होती है और उपजाऊ मिट्टी। ये सारी चीजें जो है आदर्श बसाव स्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आप यहाँ फिगर के माध्यम से देख सकते हो, ये है मानव बस्ती। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब पहले हम बात करेंगे ऋतु प्रवास के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, ऋतु प्रवास। देखिए, लोगों की मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। तो लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऋतु प्रवास, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। मैरी का जन्मदिन था। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी? अपनी फ्रेंड की। उसका नाम था गुरप्रीत। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची ही। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ पर नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जों वाली बस्तियां दिखाई देती हैं। जहां लोग भीड़भाड़ और अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। शहरों में भी जल और विद्युत की जो समस्या है वो क्या है दोस्तों? सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर होते हैं, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनके शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं दोस्तों। ये है सघन बस्ती और ये है प्रकीर्ण बस्ती। ग्रामीण और शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण जो बस्ती होती है सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। सघन बस्तियों में क्या होता है, और जो घर होते हैं पास पास होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत घनी बस्ती है। और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफार्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो स्टिल्ट पर मकान है। और स्टिल्ट पर जो मकान होते हैं दोस्तों, ये असम में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? असम में। चलिए आगे देखेंगे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर हो गया, पंख हो गया, क्या क्या हो गया, देखिए
पत्थर है, पंग है, चिकनी मिट्टी है, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी या शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों का घर कहाँ से है ना, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो। चलिए परिवहन की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करेंगे? परिवहन। देखिए, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग भी करते थे। पहिया की खोज से परिवहन आसान हो गया था। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, है ना। अब तो कम चलती है, कहीं कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में चलती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा चलती थी घोड़ा गाड़ी दोस्तों। चलिए, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का। तो तिब्बत में दोस्तों याक का प्रयोग होता है ना, और दक्षिण अफ्रीका में लामा का उपयोग किया जाता है। और प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का ही समय लगता है। केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। परिवहन क्या होता है? तो परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाना है आपको, है ना, जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं। तो स्कूल के छात्र आने के लिए तो भाई बस का प्रयोग करते हैं। आजकल तो सारे स्टूडेंट जो है वो बस से आते हैं। माता पिता को भी मतलब की सुविधा है और बच्चों को भी सुविधा मिल गई है ना, कि बच्चे आराम से और एक जिम्मेदारी से स्कूल वाले उसको ले जाते हैं, लाकर छोड़ देते हैं। तो ये व्यवस्था अच्छी है, बस वाली व्यवस्था बहुत अच्छी है दोस्तों, है ना। पहले तो लोग बचपन में लोग जो है कि पैदल ही चलते थे पढ़ने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। तो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो है किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली, देखिए दोस्तों, यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, फिर यहाँ पर कोलकाता है ना। देखिए 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 यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली होगा, इधर जो है मुंबई है, महाराष्ट्र, है ना, और यहाँ पर चेन्नई है, चेन्नई इधर है, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता यहाँ पर है ना। तो ऐसे चतुर्भुज चतुर्भुज। चलिए आगे देखते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो परिवहन के 4 मुख्य साधन है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। तो परिवहन के 4 मुख्य साधन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क मार्ग के बारे में। ये पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है। आप लोगों ने गाँव में देखा होगा कच्ची सड़क, और जो है थोड़ा सिटी में पक्की सड़क। तो हर मतलब कि अब तो गाँव भी काफ़ी डेवलप हो गया है पहले की अपेक्षा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो फिगर में कच्ची सड़क और पक्की सड़क, ठीक है। चलिए हम सड़क मार्ग में देख लेते हैं। देखिए, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों हो सकती हैं। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक कौन सा है? मनाली और लेह राजमार्ग है दोस्तों। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग भी कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा फ्लाईओवर, है ना, अब तो सबको देखा है फ्लाईओवर। चलिए अब हम बात करेंगे रेल मार्ग के बारे में। किसके बारे में? रेल मार्ग के बारे में। देखिए, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान भी ले लिया है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम
पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो एशिया में सबसे बड़ा जो है रेल मार्ग है, ये देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। कितना है? 5072 मीटर है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों ट्रांस साइबेरियन। ये देख सकते हो, ये है ट्रांस साइबेरियन दोस्तों, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाती है। कहाँ तक? व्लादिवोस्टोक तक। ये अब जो देख सकते हो ना, ये आपने देखा है ना, ये जो लाइन जा रही है ना, यही है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों जल मार्ग के बारे में। किसके बारे में? जल मार्ग के बारे में। ये है अंतर्देशीय जल मार्ग। फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को देख सकते हो और यहाँ पर अंतर्देशीय जल मार्ग। चलिए जल मार्ग को भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, एक होता था अंतर्देशीय जलमार्ग और दूसरा होता था समुद्री मार्ग। एक तो होता था अंतर्देशीय और दूसरा था समुद्री मार्ग। नाव, नदियां और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए होता था। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री और महासागरीय मार्गों का जो उपयोग है सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते थे। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते थे। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है, जैसे एशिया में सिंगापुर और मुंबई। एशिया में क्या है दोस्तों? तो एशिया में सिंगापुर और मुंबई है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स है। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। अफ्रीका में डरबन और कैपटाउन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है। यूरोप में लंदन है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी आपको बताना है, हमने कुछ के बता दिए हैं। जैसे विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट पत्तन हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि एशिया, एक तरफ लिखिएगा एशिया, ऐसे एशिया, और आगे डैश करके आपको लिखना है सिंगापुर और मुंबई। क्या लिखना है? सिंगापुर और मुंबई, है ना। एशिया का लिखना है। उसके बाद में उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका के आगे आपको लिखना है न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स। दक्षिण अमेरिका के आगे आपको रियो डी जेनेरियो लिखना है। अफ्रीका के सामने डरबन और कैपटाउन, एंड ऑस्ट्रेलिया के सामने सिडनी, और यूरोप में लंदन। ये तीनों को आप लोग, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जलमार्ग जो जलमार्ग है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे वायु मार्ग के बारे में। किसके बारे में? वायु मार्ग के बारे में। देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से को प्रभावित होता है। भाई, जब कोहरा होगा और तूफान होगा तो वायु मार्ग नहीं चलेगा, तब उस समय पर वो कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने और भोजन हो गया, जल है, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट हवाई पत्तन है, कौन कौन से हैं? जैसे दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है और काहिरा। इसको आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट हवाई पत्तन कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। तो जिसको हम कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लिया कीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों संचार के बारे में। देखिए, संचार का मतलब क्या होता है? दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संचार कहते हैं। तकनीकी विकास के साथ
मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है ना। तो संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं दोस्तों। सैटेलाइट में संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है दोस्तों। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समर्पित ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया है। हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या फिर होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच में, लोगों और सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहत विश्व समाज के रूप में विकसित हो गए हैं, है ना। एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, और जो कि जिससे हम लोगों का जीवन भी आसान हो गया है। और डेली वेयर में तो आप लोग देख सकते हो कि आप अगर यहाँ बैठे हो और आपकी मौसी अगर लंदन में है तो आप बात कर सकते हो, है ना। आप बात कर सकते हो, ये सुविधा है। पहले के ज़माने में अगर कोई लंदन रहता था तो कैसे बात होती? बात होती नहीं थी। अगर पत्राचार था उस समय पर, पत्र भेजते थे तो पता नहीं कितने दिन में पत्र पहुँचता था, है ना। तो जो है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक की वजह से काफ़ी सुविधाएँ मिल चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों के नाम आपको लिखना है, ये आपको लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हो फिगर के माध्यम से प्रमुख समुद्र और हवाई पतन, यहाँ पर आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, है ना। हमने यहाँ पर थ्योरी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों। तो हमने जो आपको एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, इम्पॉर्टेंट जो हमने आपको बताया है पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया करिए ना। ऐसे करके आप लोग आराम से नोट डाउन कर लिया कीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ ना कि आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। एक एक पॉइंट को अगर आप लोग मतलब नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम के लास्ट मोमेंट में, जब जैसे आपका एग्जाम पास होने वाला है 1 हफ्ता के बीच में, तो 1 हफ्ता के पहले अगर आपने उस 60 नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके माइंड में सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी, है ना। आपने जो थ्योरी क्लासेस पढ़ा था, तो जो थ्योरी पढ़ी थी वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या बार बार थ्योरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, है ना। तो आपकी सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते जाएंगे, और लास्ट मोमेंट में आप जो है 60 नोट्स को रिवाइज कर लिया कीजिए। इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मस्त होगी और आप बहुत जल्द अपना सपना पूरा कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी मानवता क्या है कि आप क्या करोगे? आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और आपका परम कर्तव्य है कि आप इस सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो दोस्तों, वहाँ तक हमारी वीडियो को जरूर पहुँचाइए और दूसरों को जिससे लाभ हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एनसीईआरटी सीरीज चल रही है कंटिन्यू दोस्तों। हमने क्लास 6 को फिनिश कर दिया है, क्लास 7 को फिनिश करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग जो है कि इसमें लापरवाही मत बरतिए। अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी अच्छे से फिनिश कर दिया तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। बाधा आएगी ही नहीं। मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि बाधा आएगी ही नहीं। आपको जो 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो आप जो है महारत हासिल करने वाले हो। आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिविल के लिए नहीं, सिविल में तो भी भाई एनसीईआरटी से तो पूछते हैं क्वेश्चन। आयोग एनसीईआरटी बुक के है, इसे फैक्चुअल क्वेश्चन उठाकर पूछ लेता है। अगर आपने जो है कि अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ा है, तब वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि आप लोग थ्योरी क्लास को जरूर पढ़िए, थ्योरी भी पढ़िए और पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी करिए, है ना। चलिए तो कल हम जो इससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा उसको हम कल लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।